नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, त्योहारों और उत्सवों का मौसम चल रहा है। चारों ओर सभी लोग इसमें व्यस्त हैं, परंतु इन सब के साथ साथ हमें अपने मुख्य कार्य कृषि को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि समय रहते हम कृषि में किए जाने वाले सामयिक कार्यों को करेंगे तो निश्चित तौर पर आगामी दिनों में लाभान्वित होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज के अंक में हम आपके लिए कृषि से संबंधित कौन कौन से सामयिक कार्य लेकर आए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराएं। कृषि सचिव ने किया योजनाओं की समीक्षा। किसानों की ऋण वसूली स्थगित होगी। बोनी से पहले राइजोबियम का टीका लगाएं। सब्जियों में लाभकारी जल विलयक उर्वरक। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में किसानों को खाद बीज समय पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाणित उन्नत बीज की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए। साथ ही किसानों को मिट्टी परीक्षण के बाद उपयुक्त फसल बोने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि मालवा, मध्य भारत, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र में मौसम को देखते हुए फसल चक्र अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करें। श्री बिसेन ने कहा कि पिछले 3 वर्ष में सोयाबीन बोनी की स्थिति और उत्पादन की वस्तु स्थिति से अवगत कराएं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव सिराज हुसैन ने मध्य प्रदेश में भारत सरकार की सहायता से क्रियान्वित की जा रही कृषि योजनाओं पर राज्य सरकार के अधिकारियों को साथ विगत दिनों विस्तृत विचार विमर्श किया। बैठक में सचिव कृषि द्वारा प्रमुख रूप से चालू वर्ष में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा की। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश के 16 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा 6 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। किसानों की ऋण वसूली स्थगित होगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार सूखे से प्रदेश में सोयाबीन, उड़द, अरहर, मक्का और धान की फसलें प्रभावित हुई हैं। जिन ग्रामों में किसानों की फसलें 33 से 50% तक खराब हुई हैं, उनके अल्पकालीन फसल ऋणों को 2 साल के लिए मध्यकालीन ऋण में तथा जिन किसानों की फसलें 50% से ज़्यादा प्रभावित हुई हैं, उनके अल्पकालीन फसल ऋणों को 3 वर्ष के लिए मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा। मध्यकालीन अवधि में परिवर्तन होने वाले ऋण पर लगाए जाने वाले ब्याज का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जिन किसानों को अल्पकालीन ऋण मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित किया जाएगा, उन किसानों को वर्तमान में डिफाल्टर नहीं मानते हुए नया ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राइजोबियम टीका जीवाणु फलीदार फसलों में नत्रजन की आवश्यकता को नत्रजन स्थिरीकरण प्रक्रिया द्वारा पूरा करते हैं। इसके अलावा बाद में बोई जाने वाली गेहूँ, सरसों, चना एवं मसूर इत्यादि फसलों के लिए भी नत्रजन उपलब्ध कराते हैं। ये जीवाणु अलग अलग फलीदारों फसलों के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। राइजोबियम जीवाणु खाद 50 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नत्रजन का प्रति वर्ष स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम जीवाणु खाद का एक पैकेट 200 ग्राम का होता है, जो 1 एकड़ के लिए आवश्यक बीज को उपचारित करने के लिए पर्याप्त होता है। सब्जियों में लाभकारी जल विलय उर्वरक। यदि आपके पास सब्जियां उगाने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है तो आपको चिंतित होने की कतई ज़रूरत नहीं है। जब आप कम से कम जगह एवं गमलों में भी सब्जियां लगाकर वर्ष भर हरी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। ये सब हुआ है जल विलय NPK उर्वरकों से। जल विलय NPK 18:18:18 के उपयोग से सब्जियों को आवश्यक मात्रा के तत्वों की पूर्ति से बढ़िया उत्पादन मिलता है। इस उर्वरक का पानी में घोल बनाकर पौधों के आसपास छिड़कने से पौधे स्वस्थ रहकर अत्यधिक उत्पादन देते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती के में आज इतना ही। आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के
गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि चाहे हम बात करें दैनिक जीवन की या कृषि कार्यों की, महिलाओं का इन सभी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है जिसे कि नकारा नहीं जा सकता। ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए छोटे छोटे स्व सहायता समूह बनाकर अपने उत्पाद को बाजार में बेचकर उसका उचित मूल्य प्राप्त कर लेती हैं। स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के उत्थान में किस प्रकार से सहायता करता है, इसी विषय पर और जानकारी देंगी हमारे विशेषज्ञ। हमारी विशेषज्ञ है सीमा नबेरिया, सहायक प्राध्यापक, कृषि महाविद्यालय गंजबासोदा से। स्व सहायता समूह 10 से 20 लोगों के समूह, जिसमें कि चाहे सिर्फ महिलाएं हों या पुरुष हों, जिनके की आर्थिक और सामाजिक स्थिति समान होती है, वो एकत्र होकर एक समूह का निर्माण करते हैं जिनका कि उद्देश्य समान होता है। देखिए, इसमें ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उनका जातिगत समानता आवश्यक नहीं है, अर्थात वो जातिगत रूप से समान हो ये जरूरी नहीं है, परंतु उनका जो सामाजिक आर्थिक स्तर है वो समान होना चाहिए, जिससे कि वो जो समूह है वो जो एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है उसमें वैचारिक समानता हो और उनका जो उद्देश्य हो जिसके लिए वो इकट्ठा हुए हैं वो उसको पूरा कर सकें। तो ये जो समूह होता है जिसमें कि 10 से 20 लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि चाहे वो महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, वो एकत्र होते हैं और एक कुछ ऐसी संख्या में पैसे जो अपनी एक बचत होती है जिसको हम एक निम्नतम बचत कहते हैं, वो बचत करके पैसे इकट्ठा करते हैं और समूह में एक राशि का निर्माण करते हैं। इस तरह से जो समूह के सदस्य होते हैं वो उनकी जो मीटिंग होती है, चाहे हम उसको बैठक कह लें, वो प्रति सप्ताह या एक पखवाड़े में होती है और वो बैठक में ये तय करते हैं कि हमारे समूह के अगली बैठक कब होगी, कितने पैसे हमको जोड़ने हैं, और जो पैसे की वो बचत करते हैं वो बचत को एक बैंक में खाता खुलवा के उससे जोड़ा जाता है। और ये जो छोटी छोटी प्रति माह की जो बचत होती है सदस्यों की, इसको वो बैंक में इकट्ठा करते हैं और उनके जो पारिवारिक प्रोग्राम या कार्यक्रम जो होते हैं, जैसे गांव में मुंडन है, विवाह के कार्यक्रम है, इसके लिए वो उससे ऋण लेते हैं। और जब ये स्व सहायता समूह में इकट्ठा किया हुआ पैसा लोन या ऋण के रूप में लिया जाता है तो फिर निश्चित ही इसकी वापसी भी आवश्यक होती है। तो सदस्यों की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो उन्होंने ऋण लिया हुआ है उसको जो निश्चित समय है उसमें वो उसको लौटाएं। और इस तरह की जो पैसे से संबंधित नियमित कार्यप्रणाली होती है, इसको बैंक के अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार के व्यक्तियों द्वारा ये चीज़ को निरीक्षण किया जाता है। और जब ये पाया जाता है कि ये जो स्व सहायता समूह है वो ठीक ढंग से काम कर रहा है, एक चेकलिस्ट समान बनाई जाती है, तो उस चेकलिस्ट में वो देखते हैं कि नहीं, इनकी कार्यप्रणाली ठीक है, इन्होंने लोन निश्चित अवधि में लिया और लौटाया है, तो उसको बैंक से
पुनः सहायता प्रदान की जाती है। तो बैंक से जो ये सहायता प्रदान की जाती है, तो ये जो सहायता है बैंक के से मिलती है, जैसे 25,000 या इससे अधिक जो भी समूह की आवश्यकता है उसके अनुसार बैंक के अधिकारी आके वहाँ पे निरीक्षण करते हैं और उनको एक राशि दी जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ये जो राशि दी जाती है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो समूह के लोग हैं वो कोई भी एक रोजगार स्थापित कर सके जिससे कि समूह के सभी सदस्यों को उसका लाभ मिल सके और उनको रोजगार स्थापित कर सके। इससे संबंधित अगर हम ग्रामीण परिप्रेक्ष्य की बात करें तो स्व सहायता समूह के सदस्य कई तरह के ऐसे काम हैं या रोजगार हैं जिनको वो स्थापित कर सकते हैं। जैसे वो मुर्गी पालन कर सकते हैं, रेशम पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं या दुग्ध व्यवसाय से जुड़ सकते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, कई दूसरे प्रांत की हम बात करें तो महिलाएं जो स्व सहायता समूह चला रही हैं वो एक डेयरी का व्यवसाय स्थापित किया है जिसको हम कहें कि दुग्ध व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। और इसमें बिल्कुल कोई अतिशयोक्ति या बड़ी बात नहीं है कि जो महिलाएं हैं वो प्रतिदिन 1 लाख लीटर तक दूध जो है वो एकत्रित करके बड़ी डेयरी की तरह काम कर रही हैं। और जैसे अगर हम मदर डेयरी की बात करें तो इस तरह से जो छोटे छोटे समूह होते हैं वो निश्चित तौर पे प्रारंभिक अवस्था में छोटे ऋण उनको प्राप्त होते हैं, परंतु ये बचत जो होती है इनकी, इसकी सहायता से ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय स्थापित कर सकते हैं। अब हमारे जो किसान भाई हैं या जो बहनें हैं उनके सामने सबसे पहला एक ये सवाल रहता है कि जो जिस तरह से स्व सहायता समूह काम करता है तो क्या इसमें कुछ प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। तो मैं बताना चाहूँगी कि बिल्कुल समय समय पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि किस तरह से आप स्व सहायता समूह चलाएं, कैसे अपना बही खाता लिखें, किस तरह से आप बैंक से जुड़ें या जो भी ऋण आपको देना है उसके क्या नियम होंगे, किस तरह से आपकी जो संस्था है वो काम करेगी, जो स्व सहायता समूह है वो किस तरह से काम करेगा, इसके लिए उनको समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके लिए इनके जो स्व सहायता समूह के लोग हैं इसमें देखिए, जहाँ तक उनको व्यवसाय से जोड़ने की बात है तो अगर उनका आर्थिक स्तर इसमें सुधर रहा है तो निश्चित तौर पे जो कई तरह की सामाजिक समस्याएं होती हैं, जैसे दहेज से संबंधित समस्या है या कुपोषण है या अशिक्षा का स्तर है गांव में, कई तरह की समस्याएं हैं जिनको समूह के लोग मिलकर आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं या इसका कोई भी अपने सुझाव के द्वारा कि इसको क्या करें हम जिससे कि गांव की समस्याओं का निपटारा हो सके, वो सुलझ सकें। तो अगर हम बात करें कि रोजगार स्थापित हो सकता है तो आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक उत्थान भी स्व सहायता समूह के द्वारा संभव हो सकता है। बस बात इतनी है कि ये स्व सहायता समूह जो है वो आपस में समन्वय के साथ काम करे। देखिए, कई बार दिक्कतें आती हैं कि सदस्यों में आपसी जो समन्वय है वो कई बार बिगड़ जाता है। तो इसमें समूह के लोगों को जो भी उसमें जो अध्यक्ष होते हैं या सचिव होते हैं या जो उसमें जो प्रौढ़ होते हैं जिनके हम कहें कि आयु में अधिक होते हैं, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है कि बाकी सदस्यों के साथ भी समन्वय स्थापित करें और उस ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामाजिक और आर्थिक उत्थान में काम करें। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
हम आ रहे हैं आपके गांव। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, यदि हम कृषि कार्यों में उपचारित बीजों को प्रयोग में लाएं, तो इससे जहां एक और स्वस्थ पौध प्राप्त होगी, वहीं दूसरी ओर आने वाली फसल भरपूर मिलेगी और हमारे लिए लाभ का सौदा होगी। बीजोपचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कृषि कार्यों में इसे किस प्रकार से करना चाहिए, जबकि अब हमारे खेतों में रबी की फसल लगने वाली है। इन सबसे पहले बीजोपचार का महत्व जान लेना बहुत ज़रूरी है। इसी विषय पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। हमारे विशेषज्ञ हैं आशीष श्रीवास्तव, कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय गंजबासौदा से। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि मुख्यतः जो है रोग से फसलों को बचाने के लिए सबसे अति आवश्यक काम बीजोपचार है। और बीजोपचार जो है बुआई के पूर्व की जाने वाली एक क्रिया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मृदा जनित रोग, जिसमें उघरा रोग जो है बहुता जो है दलहनी फसलों में बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ सूखा जड़ सड़न रोग, तना सड़न रोग, ये प्रमुख रोग जो है मृदा जनित रोग हैं। इसमें जो इसका जो हानिकारक फंगस है वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है और इस जो है हानिकारक फफूंद के बचाव के लिए जो है बीज उपचार अति आवश्यक होता है। तो किसान भाइयों, सबसे प्रमुख बात, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बीज उपचार के लिए किन किन दवाओं का हमें प्रयोग करना है। इसमें मुख्यतः जो दवाएं हैं वो है थायरम, जिसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से आप जो है ले सकते हैं। इसके साथ कार्बनडाजिम है, 1 ग्राम प्रति किलो के मान से आपको प्रयोग में लाना है। इसके अलावा जो दूसरी अन्य दवाएं बीजोपचार के लिए जो उपयोग की जाती हैं, उसमें जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी है, इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के मान से जो है उपचार करने के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। इन फफूंदनाशक दवाओं को बीजोपचार के लिए किस प्रकार आप प्रयोग करेंगे, उसकी विधि क्या है, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए किसान भाइयों बीज उपचार यंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। बीज उपचार यंत्र में इसकी जो क्षमता है वो 30 किलो होती है और इसमें जो है एक बार में जो है 30 किलो बीज डालकर उसमें जो है अगर हम थायरम से उपचारित कर रहे हैं तो 2 ग्राम थायरम में का प्रयोग कर रहे हैं तो 30 किलो में 60 ग्राम थायरम लें। इसके साथ जो है 1 ग्राम कार्बनडाजिम के हिसाब से 30 ग्राम कार्बनडाजिम दवा मिलाकर अच्छे से जो है बीजोपचार किया जा सकता है। यदि हम ट्राइकोडर्मा विरिडी का उपयोग करना चाहते हैं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी की 5 ग्राम मात्रा लेकर इससे उपचारित कर सकते हैं। इसके अलावा वे किसान भाई जो छोटे मात्रा में बीजोपचार का प्रयोग करते हैं, छोटे मात्रा में जिनके पास खेती कम है, वे जो है मटका विधि के द्वारा भी जो है बीजोपचार कर सकते हैं। मटका विधि में जो है किसान भाइयों एक जो मिट्टी का मटका ले लें, उस मटके में लगभग 5 किलो जो है बीज डालकर उसमें हल्की सी पानी की बूंदें जो है छिड़क दें और उसमें उपयुक्त जो है फफूंदनाशक दवा की मात्रा मिलाकर आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। चूँकि कई ऐसे रोग हैं जो खड़ी फसल पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गेहूं में करनाल बंट बीमारी है और लूज स्मट की अब बात करें, ये जो 2 रोग हैं ये खड़ी फसल पर देखने को मिलते हैं और जब जो है बाली अवस्था आती है उस समय जो है देखने को मिलते हैं। और इन रोगों में जो है बाली के स्थान पर जो है बाली में दाना जो रहता है, दाने के स्थान पर भूरे से काले रंग का जो है जो बाली है उसका दाना वो पाउडर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार जो है ये रोग जो है बहुत जो नुकसान करते हैं। तो जो किसान भाई गेहूं की बोनी करने जा रहे हैं वे किसान भाई कार्बोक्सिन दवा की 2 ग्राम मात्रा प्रति किलो के बीज की दर से मिलाकर जो है बीज उपचार कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि
और आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि नियंत्रण से अच्छा बचाव है। तो ये जो कहावत है वो रोगों के मामले में पूरी तरह से फिट होती है, क्योंकि यदि खड़ी फसल पर जो है रोग यदि आ जाते हैं तो उन रोगों को फसलों को बचाना बहुत ही कठिन होता है और जो है उपज में बहुत हानि होती है। चूँकि मृदा जनित रोग की अगर हम बात करें तो ये जो मृदा जनित रोग हैं इसमें जो है जो हानिकारक फफूंद है वो मिट्टी के अंदर होती है, और जब हमारे किसान भाई बिना बीज उपचार किए जो है दवाएं बीज को बोते हैं तो भिन्न प्रकार की फफूंद जो है बीज को अंकुरित होने से पहले या अंकुरन के बाद जो है क्षतिग्रस्त कर देती। इससे जो है बीज का अंकुरन काफ़ी प्रभावित होता है। और इसी प्रकार कुछ जो रोग हैं जैसे कि लूज स्मट की बात करें या कर्नल वंड की जो मैंने कि पहले बताया, इस प्रकार के रोग जो है बाली अवस्था में मतलब बीच में किसान भाइयों को देखने को नहीं मिलते। इसलिए बहुत ही आवश्यक है किसान भाई बीज उपचार का विशेष जो है ध्यान में रखें। और इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया भिन्न प्रकार की फफूंदनाशक दवा तो हैं ही, साथ में जो है जिन किसान भाइयों के पास बीज उपचार यंत्र नहीं है या मटके से नहीं करना चाहते, वे किसान भाई बहुत आसानी से भी बीज उपचार कर सकते हैं। एक पल्ली ले लें, पॉलीथीन की थैली ले लें, उसमें लगभग 50 किलो बीज ले लें और 50 किलो बीज में हल्के से पानी के छींटे पानी छींटें या गुड़ का घोल बना लें और उसका गुड़ के घोल को भी हल्की सी मात्रा छींट कर उसमें उपयुक्त मात्रा में जो फफूंदनाशक दवा हैं जिनकी कि मैंने आपको नाम पूर्व में बताएं, उनकी मात्रा जो है मिलाकर, और हाथों में एक विशेष ध्यान रखें जो भी किसान भाई बीज उपचार कर रहे हैं हाथ में दास्ताने और मुंह पर जो है एक मुंह पर भी जो है कपड़ा बांध लें ताकि इन जो रासायनिक जो दवाएं हैं इनका हमें जो है किसी प्रकार से नुकसान ना हो। तो आसानी से जो है इनको बीज को मिला लें और मिलाने के पश्चात इस बात का ध्यान रखें कि जब बीज मिल जाए तो लगभग 2 से लेकर 5 मिनट तक उसे खुली हवा में छोड़ दें ताकि बीज जो फफूंदनाशक दवा है वो प्रत्येक बीज के ऊपर वो उसकी परत लेयर बन जाए। इस बात के में कई किसान भाई बोलते हैं कि भाई हम बीज उपचार कितने दिन पहले करें, तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि बीज उपचार लगभग 24 से 48 घंटे पूर्व भी किया जा सकता है। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013।
किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।